देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भोजपुरी के दो बहुत जाने माने चेहरे। हाय, कैसे हैं कैसे हैं? हेलो हेलो चिंटू जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय राजकुमार जी, कैसे हैं? चिंटू जी कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसे हैं आप संदीप भैया? अरे क्या, एकदम भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री। दरअसल हमने आज इसलिए ये सोचा कि हम देखिए घर में बैठे हैं, घर में बैठे क्या करेंगे। दरअसल हमने सोचा कि चलिए हम एक ऐसा स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे सारे भोजपुरी के हम आर्टिस्ट को लेके आए हैं इस मंच पे, और उनसे हम जानना चाहते हैं। ये सबसे खराब दौर है भोजपुरी का। और हम आपको बता दें कि भोजपुरी बिफोर यू भोजपुरी को पूरे 1 साल हो चुके हैं, और लॉन्च हो के 15 मई को 1 साल हो गया है। तो हमने सोचा कुछ इस मौके पर कुछ अच्छा शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमने राजकुमार जी को ही कांटेक्ट किया कि हम पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया है कि जो सबसे खराब दौर चल रहा है कोविड-19 कोरोना। पहले तो ये बताइए कि आप लोग सेफ हैं? आपके सोसाइटी में, आपके बिल्डिंग में, आपके आसपास लोग सेफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो बी फॉर यू भोजपुरी जो देख रहे हैं अभी हम लोगों को इस वक्त लाइव, सबको प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और हम लोग काफ़ी सभी लोग सेफ हैं क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, सभी लोगों को घर में रहना है। और सबसे खुशी की बात इस दौर में तो ये लगी कि हमारे भोजपुरी के जो बी फॉर यू जो लोकप्रिय चैनल है उसने अपना 1 वर्ष पूरा किया है, बहुत ही खूबसूरत 1 वर्ष पूरा किया है। उसके लिए सबसे पहले तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल टीम के सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको थैंक यू बहुत बहुत सो बधाई संदीप जी, ये सब आपका मेहनत है। आपकी पूरी टीम लगी मच। आपकी पूरी टीम बहुत का मेहनत मेहनत करती है। का पूरी बिफोर यू मैनेजमेंट का, सबकी मेहनत के आपकी बदौलत आवाज़ आप लोग आपकी आवाज़ सबसे थोड़ी सी कम आ रही है। सबसे मैं खाली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं फिर से आपसे ओके, तो जुड़ता एक हूँ। काम करते हैं कि ईयरफोन ईयरफोन लगा लें फिर। ईयर अभी बिल्कुल हाँ, नहीं मैं आ एक रही है सेकंड आवाज। मैं कट करके 1 सेकंड, नहीं तो चालू ही रखिए, मैं ईयरफ़ोन ले लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ईयर 1 सेकंड। बट ईयरफोन आप लगाएंगे तो ईयरफ़ोन ठीक है लगा ठीक है लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ईयरफोन लगा के हम लाइव। मेरी आवाज आ रही है राजकुमार जी आपको? बहुत क्लियर नहीं आ पा रही, तो ईयरफ़ोन भी लगाएँगे तो हो सकता है क्लियर आ जाए। ओके ओके। नेटवर्क पूरा 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 देश जाम हो गया, तो नेटवर्क जाम होने में कितना टाइम लगता है? हुँ। सबसे पहले बता दें कि ये हमारे जो भोजपुरी के दो जाने माने चेहरे। राजकुमार जी के बारे में हम क्या बताएं। राजकुमार जी ने एक से बढ़ के एक फिल्में करी हैं, और एज ए बतौर निर्माता, बतौर निर्देशक इन्होंने एक से बढ़ के एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। और जब इन्होंने प्रोडक्शन अपना चालू किया था उसी प्रोडक्शन में एक जो प्रोडक्ट निकल गया है उनके साथ बैठा है, वो चिंटू पांडे। राजकुमार जी, अच्छा ये दरअसल मेरा जो आज का जो खास विषय है, वो हाँ, विषय ये है कि जो ये स्थिति चल रही है भोजपुरी के लिए, मैं खासकर भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19 के बाद, जब एक बार लॉकडाउन खुलेगा, तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री की दशा और दिशा है, वो आपको लगता है किस तरफ जाने वाली है? अभी भोजपुरी इंडस्ट्री इस कोविड-19 के बाद, इस लॉकडाउन के बाद जब एक बार आएगी, तो उसके क्योंकि उसके पहले ही थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री जो थिएटर है, उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है? अभी देखिए जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोरोना अच्छे के लिए आया है, ये तो बहुत खराब के लिए आया है। इसने पूरी दिशा और दशा पूरी तरह से लोगों का बदल दिया है। और मैं विश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जितनी जल्दी ये हमारे देश, हमारे कंट्री बल्कि पूरे विश्व से खत्म हो जाए। लेकिन भोजपुरी सिनेमा पर कोरोना तो बहुत पहले, पिछले 1.5-2 सालों से ही, 3 सालों से मैं देख रहा था, 1-1.5 सालों से इस कदर की खींचातानी मची थी कि वो फिल्मों को उन्होंने सिनेमा हॉल का जो है वो पूरा स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलने में बहुत बड़े कारगर रहे हैं लोग। तो अब कोरोना खत्म होने के बाद की जो इंडस्ट्री होगी
वो डेफिनेटली बहुत कमाल की है। शायद उनका जी 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 हाँ, जी। चिंटू, आप क्या कहते हैं कि कोरोना ऐसी इस तरह की जो महामारी आई थी, इस तरह के महामारी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कि किस तरह, चिंटू आपको हमारी आवाज आ रही है? क्योंकि मैं भी आपके नेटवर्क। ये हाँ करता हूँ। जी, अब बोलिए। हाँ, अब बोलिए, आवाज आई। नेटवर्क। अभी आ रही है? जी हाँ, जी बिल्कुल। हाँ जी। चिंटू, आप अभी कितनी सारी फिल्में कर रहे थे जो अ, इस महामारी की वजह से, इस कोरोना कोविड-19 की वजह से कितनी सारी फिल्में आपकी अभी फ्लोर पे गई और रुक गई हैं, और कितनी सारी फिल्में अभी आपने शूटिंग स्टार्ट करी थी जो रुक गई हैं, प्रोड्यूसर के फ़ोन आ रहे होंगे। तो अभी क्या सिचुएशन बिल्कुल। क्या चल रही है प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में, कैसी बातें चल रही हैं अभी? अभी जैसा कि हमने पिछले साल दिसंबर के आसपास अनाउंस किया था, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रेम गीत रिलीज पर थी, फ्लोर पर थी, रिलीज होने वाली थी। उसके अलावा अभी बहुत ही कमाल की फिल्म जिसके निर्माता हैं श्री प्रदीप सिंह जी और निर्देशक पराग पाटिल जी हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। उसके रिलीज को लेकर माहौल में होता है, लोगों के बीच होता है, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी। बल्कि पहली बार पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शा रहा है वो सिनेमा, और बहुत ही खूबसूरती से दर्शा रहा है वो सिनेमा। तो हम हाँ जी, हाँ सभी जी। लोग उसके अलावा काफ़ी फिल्में थी, जीना तेरी गली में क्यों थी। अभी एक फिल्म है जय शंभू, उसका टीजर आया है। इसके अलावा ओके। बहुत सारी फिल्में थी जो बहुत इस महामारी के चलते फंस गई है। और हमने भी एक फिल्म की शूटिंग की प्लान की थी हमारे होम प्रोडक्शन के थ्रू, हाँ, वो मार्च में शूटिंग होना जो था। मार्च में जिसकी शूटिंग होनी थी। पापा उसे निर्देशन करने वाले थे काफ़ी समय बाद। तो एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट के साथ हम लोग आने वाले थे। काफ़ी प्लानिंग्स थे इस साल, और इस साल मेरे लिए बहुत स्पेशल था संदीप जी, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में इस साल मेरी हैं, और काफ़ी बेहतरीन फिल्में हैं जो भोजपुरी के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे ही नहीं बल्कि जितने भी लोगों ने मिलकर उसे बनाया है, भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नई चीज़ ये स्थापित करता। और अच्छी फिल्म है। जैसे भी कमांडो एक फिल्म आने वाली है, कमांडो अर्जुन, अभी इसका नाम पूरी तरह फाइनल नहीं किया गया है। बहुत ही महंगी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। उसे बनाया है साउथ के मेकर्स ने बनाया है। उसका 6 करोड़ की लागत है उस फिल्म की। पहली बार भोजपुरी में इतनी महंगी फिल्म बनी है। तो काफ़ी अच्छे प्लानिंग्स थे, क्योंकि इस ये महामारी के ये चलते। कौन सी फिल्म है अभी, कौन सी जो जी। जो चिंटू अब बता रहे थे, कौन सी भोजपुरी की पहली फिल्म है? 6 करोड़ की लागत की कोई फिल्म बन रही है? पहली फिल्म जी। वो उस फिल्म के बारे में जरा जानना चाहेंगे, कौन सी फिल्म है कि जो आप बता रहे थे अभी कि एक भोजपुरी की फिल्म है जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए है? हाँ, उसी के बारे में बता रहा था। उसके अभी उसका टाइटल अभी नहीं रखा गया है। टाइटल अभी लगभग फाइनल होने वाला है, और उसका ट्रेलर भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो ट्रेलर के साथ उसका टाइटल्स भी शायद पहले हम लोग बहुत फर्स्ट कमाल लुक का पोस्टर ट्रेलर के है साथ उसका। आने वाला है। बहुत कमाल का, चूंकि इतनी लागत के साथ बनी है वो फिल्म, इतनी महंगी फिल्म बनी है, तो वो हमारी पूरी तरह से प्लानिंग थी कि भोजपुरी में एक शानदार फिल्म दिया जाए, जो लोगों के हम लोग मल्टीप्लेक्स तक भी उसे लेके जाने का प्रयास कर रहे थे। होना अभी कुछ पता नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये कोरोना महामारी जल्दी से जाए, और हम लोग कुछ बेहतर हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, तो प्राथमिकता, अगर हम नॉर्मल लाइफ में कहें तो प्राथमिकता सिनेमा के लिए नहीं होता है, क्योंकि अभी जो दशा है हमारे यूपी बिहारी लोगों की, जो मेरे परिवार के, या हमारे जो अपने लोग जो यहाँ से जो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी उस पर वर्कआउट करके हुए, उस सिचुएशन से कैसे उभरे लोग जल्द से जल्द। सरकार उसमें कितनी अ, जागरूकता रखते हुए सरकार कितनी जल्दी इस चीज़ों से लोगों को उभारती है। तो यही बस देखना है, कुछ समय का इंतजार है। कर रहे थे वही। अच्छा, मैंने एक दिन देखा था चिंटू, आप अपने पिताजी राजकुमार जी के बाल काट रहे थे।
एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हाँ तो आपने से अच्छा आप नहीं, राजकुमार जी आप बताइए कि कैसा इन्होंने हेयर कट किया था आपका? ऐसे कारण मिलता है थोड़ा चिंटू जी। लॉकडाउन का माहौल था और हम लोग कहीं बाहर कर नहीं सकते थे। हाँ पापा जो है वो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं शायद फोन पर गेम खेल रहा था या शायद कुछ देख रहा था, शायद कुछ ऐसे ही देख रहा था और उन्होंने बोला कि आप आ जाओ हेयर कटिंग करते हैं। तो मैंने बोला कि हेयर कटिंग तो अभी कहीं लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि सारी चीजें बंदी और घर बिल्कुल। मैंने कहा कि घर से निकलना पड़ा है क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा करेंगे, वो ऐसे भी नहीं निकलने देते नॉर्मली भी। हम लोग मुझे तो बाहर की मतलब घर से बाहर का दुनिया देखते हुए काफी समय हो गया, तो मैंने बोला घर में ही हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो मैंने बोला कि मैंने लाइफ में कभी और मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, ये कुछ नया एक्सपीरियंस था। मैंने दिखाया कि मेरी मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर गया कैसे क्या हो गया, बट फाइनली अच्छा लग रहा था, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमेशा जब हम लोग कितने जैसा अपनी डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा एक्टिंग करो ऐसा एक्टिंग करो ऐसा रिएक्शन दो, वैसे ही उस वक्त भी कर रहा था। उस वक्त भी मैं वही कर रहा था, हमें कोई खास फर्क नहीं था कि उस वक्त भी निर्देशन दे रहे थे कि ऐसे काटो ऐसे बाल का ऐसे इस तरह से काटो ऐसे करो नीचे से कर दूंगा उसको ऐसे करके जाओ। चलिए फाइनली क्या था, अगर कट भी ज्यादा तो बाल निकाल लेते, बाद में दिक्कत क्या होती? इतना लॉकडाउन में तो कहीं जाना था नहीं। बिल्कुल। बट चिंटू आपने जी चिंटू आपने इस लॉकडाउन का अगर कहीं देखिए कहते हैं ना कि चलिए लॉकडाउन कोरोना वायरस सबके लिए एक बुरी ये सिचुएशन, ये समय सबसे बुरा समय था कोरोना वायरस का, लेकिन बुरे समय में भी लोग कुछ अच्छी बातें सीख जाते हैं। तो ऐसी कौन सी अच्छी बात आपने सीखी इस वक्त में? मैंने तो काफी अच्छी बात सीखी, मतलब एक नहीं काफी बाल काटना सबसे पहले जो हमने कुछ कुछ नई नई वैराइटीज बनाना, कुकिंग करना, कुछ नई चीजें सीखा हूँ और इसके अलावा कई कई नए ज्ञान भी प्राप्त हुए हैं किताबों के माध्यम से। हम कई सारी चीजें सीखे और इसका और कोई काम तो है नहीं हमारे पास, तो अभी सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वर बने हैं, हम लोग सिर्फ वॉकर बने हैं, हम लोग अभी सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग जो भी जितना ज्ञान या जो भी बातें हम लोग देख पा रहे हैं सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि काफी समय हमारे पास इस वक्त हम लोग काफी खाली रहे हैं, कोई काम नहीं है, हम लोग अपनी कोई काम करना नहीं चाहते। तो इसमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली है, काफी नई चीजें समझने को मिली है और जिससे हमें कई सारे थॉट भी हमने इकट्ठा किए जो हम आगे करके हमारे सिनेमा में उसका उपयोग करेंगे। जो अच्छी बातें हैं, अच्छे मैसेज भी है लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज में जिन चीजों की कमी है वो चीजें सिनेमा की सबको पता है कि सिनेमा समाज का आईना है, जो समाज में घट रहा होता है जिसमें उसमें सिनेमा उन चीजों को दर्शाता है, बस लार्जर लाइफ होता है, बाकी दर्शाता वही चीज है। तो अभी जो समाज में जो बहुत सारी चीजें जो मंथन हुआ है, समुद्र मंथन में काफी चीजें निकली थी, तो ऐसे ये जो कोरोना मंथन जो खाली करने वाला मंथन है, हमने बहुत सारा मंथन किया, उसमें काफी सारी चीजें निकली है, तो उसका आउटपुट हम लोग हमारे सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं एक सच बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता था कि घर में एक्टर है, घर में राजकुमार जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन्हें प्रोडक्शन की नॉलेज, डायरेक्शन की नॉलेज, सब कुछ पता है इनको। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई ऐसा टॉपिक बना के घर में कोई फिल्म आप लोग शूट कर सकते थे। घर नहीं गया वो तो उतरा नहीं है। वो कुछ बेचैन लोग हैं जिनको 10 दिन भी घर में नहीं रहा जा रहा होगा, और हमारे इंडस्ट्री में है ऐसे बेचैन लोग, वो चाहे तो घर में बना ले और बना ही है लोग, तो इतना ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग घर में, मैं सच्चाई बताऊँ, घर में हमारे कभी सिनेमा को लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, कभी चर्चा हम लोग किसी भी बात का सिनेमा को लेकर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जब बाहर से हम लोग घर से आते हैं तो हम लोग सफर से बाहर सिनेमा को रख देते हैं। घर में जो हमारे घर का जो परिवेश है, घर का जो
बचपन से, क्योंकि मैं तो सिनेमा इंडस्ट्री में पिताजी बहुत पहले से नहीं करता, तो मैं तो काफी समझ आ रहा है। लेकिन जब भी कभी कभी घर में तो पता ही नहीं होती थी सिनेमा की, जब भी पापा घर आते थे तो सिर्फ घर की बातें होती थी, क्या मैंने स्कूल में क्या किया, या मेरी बहनों ने स्कूल में क्या किया, या क्या कहता रहा, तो हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चीजें हैं, क्या देखते, क्या सीखते, यही सब करता रहा। कभी सिनेमा की बात नहीं होती थी। तो सिनेमा की अगर हम लोग को बात भी करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस को लेकर करते हैं, कोई किसी थॉट को लेकर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा हम लोग बना सकते हैं जो हमारे भोजपुरी दर्शकों को अच्छा लगेगा, जो एक समाज में एक अच्छी एक मैसेज भी आएगा, लोगों को प्रभावित भी करेगा उससे। तो यही सब बातें होती है। बाकी बहुत सारा सिनेमा की बात हम लोग घर घर करना हम लोग उचित है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी, ये कोरोना जो पीरियड था, ये बहुत सारी चीजें हमें सिखा रहा है और सिखा चुका है कि हमें कैसे इस सिचुएशन में भी कैसे काम करना है। तो एक बार अगर इस सिचुएशन से निकले तो उसके उसके निकलने के बाद मुझे लगता है कि अभी जब राजकुमार जी पहले ही बात कर रहे थे हम कि दशा और दिशा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दशा और दिशा, तो आपको क्या लगता है कि कुछ थिएटर की दशा सुधरने वाली है इस कोरोना, क्योंकि मुझे जैसा अभी फीडबैक आ रहा है कि थिएटर की हालत और खराब होने वाली है। नहीं, देखिए क्या है, ये एंटरटेनमेंट जो होता है ये कभी खत्म नहीं होता। सबसे पहली बात है, ये अपना रास्ता बदलेगा, अपने रूट बदलेगा, प्लेटफॉर्म बदल सकता है। और बात सिनेमा हॉल की, जैसे अभी आप देखें अमेरिका में जो है जो ओपन थिएटर थे वो थिएटर बंद हो गए थे। तो कोरोना खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब किसी सिनेमा हॉल के लॉक हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि ओपन थिएटर को उन्होंने ओपन कर दिया। या अपनी गाड़ी जब वहां का लॉकडाउन उन्होंने खत्म किया लोगों का, जहाँ तक तो उन्होंने एक दिन कर दिया कि अपनी गाड़ी में आए और अपने गाड़ी में बैठ के कर देखें, और वो सिनेमा हॉल पैक रहे हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि लोग जो है वो उनको इंटरव्यू करना ही है, उनको होना ही है, इंटरव्यू चाहिए उनको। और यही यहाँ पर होगा, जैसे हम लोगों का कल वेबिनार कॉमन कॉन्फ्रेंस था योगो के साथ, जो योगो प्रोवाइड करता है सिनेमा हॉल में, तो उनमें यही सारी बातें हो रही थी। इंडस्ट्री के सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें कल जुड़े हुए थे। तो बात ये हुई थी कि सिनेमा हॉल जब फ्लाइट चालू होगा तो फ्लाइट के लिए भी चीजें होती हैं, सिनेमा हॉल के लिए भी एक के बाद एक चीजें होती हैं। और नॉर्मली अगर आप मल्टीप्लेक्स सिनेमा देखेंगे तो उनके अंदर बहुत डिफरेंस भी हॉल के अंदर, और दूसरे सिनेमा हॉल जो है सिंगल स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सावधानियां को ठीक करते हुए और फिर से ये हो सकता है। हाँ, थिएटर को थोड़ा टाइम को लगेगा, लेकिन तब तक है ना तो है इसको देखना तो लोग देखेंगे और लोग मजा आएगा। जब अब दोबारा से जो सिनेमा शुरू होगा वो बहुत बड़े लेवल पर होगा और बहुत डिफरेंट है। वो तो बहुत सारी लड़कियां देखिए इतने सीरियस इशू पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो चिंटू से पूछ रही हैं कि शादी कब करेंगे। शादी तो देख रहे हैं, यही ढूंढवाएंगे, इनके लिए कोई ढूंढ रहा है अच्छी मिलेगी तो कर लिया जाएगा। ढूंढ रहे हैं मतलब इतनी सारी फिल्में कर ली, इतनी हीरोइनों के साथ फिल्में कर ली, ढूंढ, अरे अभी लड़की ढूंढ, ऐसे कौन ढूंढता है, चिंटू को ढूंढने दीजिए। हाँ चिंटू ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो है वो उन्होंने भी किसी को ढूंढ रहता होगा ना, उनके बारे में क्या बोलते हैं। अच्छा, एक चीज इसी से मुझे याद आया, मुझे इसी से एक याद आया कि जब पिता डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, बेटा एक्टर हो, तो बेटा जानबूझ के भी कभी किसी हीरोइन से फ्लर्ट नहीं कर पाएगा, इतनी मुश्किल होती होगी उसको। आवाज चली गई तो मैं फिर से पूछूंगा ये सवाल। जब पिता प्रोड्यूसर हो, पिता डायरेक्टर हो और बेटा एक्टर हो, तो वो कैसे किसी हीरोइन के साथ फ्लर्ट कर सकता है? फ्लर्ट करने की जरूरत क्या है? चिंटू बताइए, चिंटू जी कि कैसे, अच्छा ये थोड़ा चलिए मजाक की बात थी, लेकिन थोड़ी ये सिचुएशन होती है कि जैसे पिता के सामने अगर कुछ
सीन भी करने हुए किसी हीरोइन के साथ, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो कैसे मैनेज करते हैं आप, कोई सीन कैसे शूट करते हैं? नहीं देखिए, एक अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जब सेट पर होते हैं तो ये तो खैर वो तो वास्तविक है, जब हम सेट पे होते हैं तो ऑब्वियसली वो पिता पुत्र का रिश्ता रह नहीं जाता है। वो डायरेक्टर और एक एक्टर का ही रिश्ता होता है। हम उतना डांट भी सुनते हैं, हम उतना, मैंने तो शायद सिनेमा में जितना मैंने डांट सुना होता तो मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं सुना एज अ सन या एज अ फादर, क्योंकि उन्होंने चूंकि हर बारीकियां सिखाई है मुझे सिनेमा की, काफी चीजें सीखा हूँ यही मैं, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसा कोई मैंने कोई क्लासेस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई ज्यादा बहुत ज्यादा था नहीं। वो तो ईश्वर ने ये मौका दिया और मुझे भगवान स्वरूप जनता जो है उन्होंने मुझे वो रास्ता दिया, उन्होंने मुझे पसंद किया, उन्होंने इतना सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो वो जो स्नेह जो लोगों का मिला, तो चूंकि मैं फिर इस इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गया और गर्व होता है बहुत ज़्यादा कि मैं भोजपुरी सिनेमा का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सदस्य हूँ। लेकिन जो जो आता हूँ मैं आपके सवाल पर, तो जब हम लोग सेट पर होते हैं तो जो हमारा सीन का डिमांड होता है, चूंकि सिनेमा हमारा भोजपुरी कमर्शियलिटी कुछ कुछ जो कमर्शियलिटी बेसिस पर, कमर्शियल बेसिस पर हमें कुछ चीज होते हैं, बट वो आप अगर मेरी फिल्मों में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना, हमारा मानना यही है कि हम लोग सिनेमा वो बनाए या वैसी बनाए जो हम लोग अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से देख सकें, जो किसी भी एक सीन पर हम एक भी जगह हम नजर ना हटाए, ऐसा कुछ भी ना हो। तो बहुत ज़्यादा कभी मेरी फिल्मों में होता भी नहीं है, मैं करता भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई सिनेमा वही जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। भोजपुरी चैनल, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी भोजपुरी भोजपुरी चैनल अपना, तो ये आप भी जानते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो भोजपुरी वर्ग है, पूरा परिवार बैठकर इस चैनल को देखता है। तो वो इसी विश्वास के साथ देखता है कि हम हमारा सिनेमा देख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो ये विश्वास है लोगों का। और रही बात, चूंकि पिता ही, जब भी हम कोई भी एक्टर्स के लिए जो डायरेक्टर होता है वो पिता के रूप भी होता है, तो पिता के, हम उन्हें पिता का ही दर्ज करते हैं उस वक्त, क्योंकि वही कैप्टन होते हैं उस पूरे नाव के, वही हम सबको पूरे शिप के कैप्टन, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हम सबको वही दर्शा रहे होते हैं, हम सबको वही निर्देश दे रहे होते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो मेरे डायरेक्टर मेरे पिता स्वरूप, मेरे गार्जियन स्वरूप है, और मैं सभी का उतना ही सम्मान करता हूँ जो जिसका सम्मान होना भी चाहिए, जो भी उस पद पर है। तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ सोचने के बाद तो हम लोग बहुत क्लियर होते हैं कि हमको ये करना है, क्योंकि पहले स्क्रिप्टिंग होती है शूटिंग से पहले, तो हमें पता होता है कि हमें ये सीन करना है, हमें वैसा सीन करना है। तो वो कई बार तो लोग आरोप प्रत्यारोप भी कुछ अजीब ही टाइप का लगाते हैं अपने हिसाब से शब्दावली करके उसमें, जैसे मेरा एक था पांडे जी का बेटा हो, तो वो एक बहुत ही सरल गाना था कि पांडे जी का बेटा हो, छोटा सा पत्ते बेटा हो, गोविंदा साहब ने गाया हुआ है। भाई अमिताभ बच्चन, लीजेंडरी अमिताभ बच्चन जी ने गाया हुआ है कि जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा। तो ये जब जुम्मे की बात, जहाँ से जुम्मे जैसी पाक दिन की बात जहाँ जुम्मे से जोड़े जाएगी, वहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब पांडे जी के बेटे, हाँ, चूंकि वो पांडे जी का बेटा है, इससे ज्यादा आपत्ति हो गई कुछ लोगों को, और उन्होंने शब्द भी जोड़ दिए। उसमें शब्द तो यही था कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, लेकिन कई लोगों ने उसको शब्द जोड़ा कि पांडे जी का बेटा हूँ, मुँह चुमच के चुम्मा लेता हूँ। तो क्या 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 कुछ समझ में नहीं था। मतलब ये इतने अज्ञानी लोग हैं, देखिए मैं बताना चाहूँगा, ये अज्ञानता ही इनका, हमारे भोजपुरी जो कुछ जो हम लोग अभी बहुत ज्यादा बराबरी नहीं कर पा रहे हैं लोगों की, इसका कारण ही वही है कि कुछ चंद लोग हैं जो अपने ज्ञान के अनुसार इस इंडस्ट्री को बहाते हैं, अब ज्ञान के अनुसार इसकी गंगा बहा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि यार अपना ज्ञान मत पेरिए जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। भोजपुरी बहुत ही मीठी और बहुत ही खूबसूरत भाषा है, बहुत ही बिल्कुल भोजपुरी, मिट्टी से जुड़ी हुई। अगर मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले भोजपुरी की बात आती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हमारी भोजपुरी है। सबसे ज्यादा लोग, अभी देखिए जैसा कि सरकार ने हमारे
मजदूर भाइयों की मदद नहीं की। हमारे मजदूर भाइयों ने ठान लिया कि हम पैदल अपने घर की ओर चल पड़ेंगे, पैदल पहुंच गए। और पैदल पहुंच गए। ये बहुत ही दुखदायक भी था देखते वक्त, लेकिन ये उनका अपना निर्णय था कि हमें जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये अटल विश्वास भी हम भोजपुरी में बहुत ज्यादा है। ये किसी देखिए और लोगों में या कहीं पे भी एक हमें चीज देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि पैदल वो चले गए लेकिन पत्थर नहीं फेंका उन्होंने। हाँ, पत्थर उन्होंने पत्थर नहीं फेंका, उन्होंने किसी पर आरोप भी नहीं लगाया कि क्योंकि इस आरोप देश को अपना नहीं है। समझते हैं, क्योंकि उस देश को अपना समझते हैं, बिल्कुल अपना पत्थर समझते नहीं हैं। फेंका ये उन्होंने। कई और वो वही कर सकते हैं। कई ऐसी तस्वीरें थी जो रुला दिया है हम लोगों को। हम लोग जब भी देखते हैं, हम लोग मतलब जब भी वो तस्वीरें, कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जो देखकर हम लोग आधे घंटे तक हम लोग ब्लैंक रहे हैं और सिर्फ यही सोचते रहे हैं कि ये कैसा दिन है। एक 1947 था जब लोगों ने पलायन किया था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और एक बिल्कुल बिल्कुल 2020 में जो इतने आधुनिकताओं के बाद भी, इतने पैसों के बाद भी सरकार के पास इतनी पैसे हैं, इतनी आधुनिकताएं हैं, इतने टेक्नोलॉजीज है, इतनी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद 72 साल बाद हम अगर ये चीज फिर से देख रहे हैं, वो भी उसी 72-73 साल हो गए। 73 साल हो ही गया। तो भी कितना दुखद है ये। और चूंकि ये हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, तो ये और ज्यादा दुखद लगता है। वैसी इस बारे में सरकार को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, और लोगों के लिए तो खैर सरकार भी लगी है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा उपाय प्रॉपर नहीं है जो आना चाहिए। देखिए देखिए, हम तो किसी पार्टी को ऐसे आमने सामने बता नहीं सकते कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते, क्या करते हैं, लेकिन एक जो मानवीयता ये है कि बेहतर चीजें होनी है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, चीजें बेहतर होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है, बिल्कुल पार्टी बेहतर लेवल होनी पर चाहिए। भी हम लोग भी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। नो डाउट जो सरकार है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियां और कमियां तो रही जा रही हैं। ये चाहे कि सरकार कोई भी हो, जो मजबूर है, लाचार हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए थोड़ा अप्लाई होगा, जिसमें पॉलिटिक्स ना करके। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, उनका अपना भी दायित्व बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी मिलजुल के चलने का। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बहुत बड़ी बड़ी चूक रही इन दौरान। अच्छा, हमने एक चीज और देखी है कि जैसे अब ये टॉपिक आ गया बीच में, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है, बात करना भी चाहिए इस टॉपिक पे इस वक्त। सिर्फ मजदूर के लिए हमने जितने भी न्यूज चैनल देखे, आप लोगों ने भी शायद गौर किया होगा, मजदूर कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश। मजदूर कहाँ जा रहे हैं? बिहार। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मजदूर रहते हैं, ये मुझे थोड़ा सा, और कहीं मजदूर नहीं रहते। तो ये जो न्यूज दिखाया गया, वो थोड़ा सा कैसा, उस बारे में क्या सोच रहे हैं हम? हालांकि ये थोड़ा सा बहुत पॉलिटिकल है, हम एंटरटेनमेंट पे वापस आएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब हम जरूर जानना चाहेंगे आप लोगों से। नहीं, मैं उसमें एक बात बताना चाहूंगा, ये बहुत सही आपने पूछा है कि मैं ये बात कई बार बोलता रहा हूँ, लोगों को भी मैंने बोला है कि मजदूर सिर्फ यूपी बिहार के या मध्य प्रदेश के ही नहीं। मैक्सिमम लोगों का जिनका फुटेज दिखाया गया वो सिर्फ यूपी बिहार और का दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब जो है स्टेट वो यूपी बिहार है, ऐसा नहीं है। यूपी बिहार में बहुत सारे अपने सुरक्षित नौकरियां, अभी गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा चाह ले दोनों स्टेट की, तो इतना साधन, इस तरह की सुविधाएं दे सकती है। पिछली गवर्नमेंट जो रही है, उन्होंने कोई बेसिक फैक्ट्रीज या बेसिक कोई ऐसे लैंड को उन्होंने टिकने या रहने नहीं दिया। अगर वहाँ बड़े बड़े प्लांट्स हों, बड़ी बड़ी चीजें हों, तो इन मजदूरों को कहीं और जाने की कोई बाकी स्टेट में सोना नहीं उगल रहा है। यहाँ गुजरात में जाके बेचारे कंपनी में ही काम कर रहे हैं। हम बाकी की बात कहाँ कर रहे हैं, वो क्योंकि हम लोग खुद जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारी खुद की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यूपी बिहार भोजपुरी चूंकि इंडस्ट्री बिहार और यूपी में करना शुरू कर दिया है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, लेकिन अब तक हाँ, ये बात मुझे अच्छा, एक चीज बहुत खास तौर पर सरकार सिनेमा पर फोकस कर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि वो हम हमारी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हैदराबाद और चेन्नई, हैदराबाद में तेलुगु इंडस्ट्री सेटल्ड है, उन्हें सेंसर भी उनके तमिल फिल्म है वो चेन्नई में उनकी इंडस्ट्री स्थापित है, वो अपनी फिल्मों का सेंसर वहीं चेन्नई में, उन्हें महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए, लेकिन हमारी भोजपुरी फिल्मों के लिए बिहार की सरकार से कोई किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई भी चीज। इवन मल्टीप्लेक्स में कोई हमारे मल्टीप्लेक्स हमारे लगाने के बात है, महाराष्ट्र में जो पिक्चरें लगती हैं मल्टीप्लेक्स में कंपल्सरी आर्टिकल लगाना। तो राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्या है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुरी के लोग रहते हैं, राइट? सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले बिहार से ही हैं।
बिहार गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी नहीं देती भोजपुरी फिल्मों को, जहां तक मेरी जानकारी है कोई सब्सिडी नहीं है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और बिहार गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती, जैसे आप लोगों ने ही कहा कि अगर मराठी की इंडस्ट्री मुंबई में है, कोलकाता बंगाली इंडस्ट्री कोलकाता में है, साउथ की इंडस्ट्री अगर है तो वो साउथ में ही है, तो ऐसे भोजपुरी की इंडस्ट्री मुंबई में क्यों है, जहां बॉलीवुड है मराठी है, जहां पे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो पटना क्यों नहीं है, बनारस क्यों नहीं है? इस पे कभी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई एसोसिएशन है जो एसोसिएशन मिल के जाके बिहार या यूपी गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट हालांकि सब्सिडी भी देती भोजपुरी फिल्मों को, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देती, और वो इस तरह की कोई सुविधा भी प्रोवाइड नहीं कराती है कि जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई फायदा हो। अगर इस तरह से कोई पटना में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री बन जाए तो पटना में कितने लोगों को काम मिलेगा? ये बात सिर्फ ये बात थोड़ी सीरियस है, लेकिन सीरियस इसलिए है कि इस वक्त ये बात करना जरूरी है कि अभी जैसे यहाँ से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर जितने थे वो चले गए हैं काम करने वापस, तो जो वर्कर है उनको अगर वो भोजपुरी इंडस्ट्री वहां कोई फिल्म सिटी खुले पटना में, बात ऐसे चल रही है, पेपर में बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है, लेकिन कोई ऐसे कॉन्क्रीट ऐसी चीज निकल के नहीं आ रही। तो कभी आपका कोई एसोसिएशन है जो इसके लिए काम कर रहा हो? नहीं, देखो एसोसिएशन जो है वो कॉमन है, इफ्डा हो गया, डायरेक्टर एसोसिएशन है, इपा हो गया, प्रोड्यूसर बॉडी हो गया, और अभी तक सारे उसी में जुड़े हुए हैं। हम भोजपुरियों में चूंकि एक बहुत शुरू से हमने देखा है, एक तो एक दौर तक भोजपुरी फिल्में अपने आप में भी हो चुकी थी, 2003 के बाद फिर से इसकी शुरुआत हुई, और 5-6 तक आते आते ये जो है इसका एक रौनक को, और आज तक एक प्रॉपर इंडस्ट्री फिर से डेवलप हुई और बहुत बड़े रूप में डेवलप हो गई है। हमारे यहाँ थोड़ी सी एकता की कमी रही है। यहाँ हर व्यक्ति इस बात से इनसिक्योर रहता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि उसका रेवेन्यू लेवल कम हो जाए, या कहीं उसके फैन फॉलोअर्स ना कम हो जाए, कहीं उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि वो फीका पड़ जाए। देखिए, जब आप इंडस्ट्री में 2, 3, 4 एक्टर होते हैं, मेन लीडिंग एक्टर होते हैं, और उनके साथ पूरा हुजूम होता है तमाम एक्टरों का, एक्ट्रेस का और टेक्नीशियंस का। हमारी इंडस्ट्री से ही लोग होते हैं, यही के हीरो हमारे जब जीत के दूसरे जगह जो पॉलिटिक्स में आज बड़े बड़े सक्रिय हैं, वो लोग गए हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये लोग गए हैं, विनय बिहारी जी यहाँ से गए थे। मुझे एक छोटा सा किस्सा, आज आपने बात किया तो याद भी आया है कि बिहार में विनय बिहारी जी हमारे यहाँ मतलब बहुत बड़े गीतकार हैं, और विनय जी हमारी बहुत सारी फिल्मों के गीत लिखे। लेकिन विनय जी ने बीच में जब सांस्कृतिक मिनिस्टर बनाए गए वहाँ के, तो मैं उनको कई बार कॉल किया, और मैं कॉल क्यों कर रहा था उनको, ये पहली बार आज बोल रहा हूँ, कभी बोला नहीं था, कि वो वहाँ हाजीपुर में जो है वो बहुत बड़ा मेला होता है, हाजीपुर में सांस्कृतिक मिनिस्टर के हाथ में सब होता है, और मैं ये था, हम लोग चाहते थे कि हम लोग भी जाए उस फंक्शन में, सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर, कि मतलब हम अपने फिल्मों की भी बात कर पाएंगे और अपने भोजपुरी दर्शकों से मिल पाएंगे। लेकिन अचानक अगर किसी मेले में किसी एक्टर को लेकर चले जाओगे तो पता लगा भीड़ हुजूम जुट गया और तोड़ मच जाएगा, और जिस चीज के लिए हम जाना चाह रहे वो तो हो नहीं पाएगा, उल्टा हम पर एलिगेशन लग जाएगा कि साहब तो वगैरह बताया और वगैरह इन्फॉर्म किया। लेकिन विनय जी ने मेरे फोन तक नहीं उठाया उस टाइम। जब वो मिनिस्टर होकर उतर गए, जब दोबारा से फिर से वो विधायक हो गए, उसके बाद उन्होंने बल्कि फोन भी उठाया, भैया कैसे मिलना भी शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि जो जाते भी यहाँ से उठ के वो उनके पास भी और पावर हो जाता है। सिनेमा में तो पावर था ही, अब आज पॉलिटिकली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चाहे तो वॉइस को रेज कर सकते हैं, मत है हमको अकेले, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक इंडस्ट्री को तो ग्रोन अप किया जा सकता है और यही कर सकते हैं। आज अगर हमारे साथ कोई आपदा विपदा पड़ेगा तो हम किससे कहेंगे? इन्हीं से ना कहेंगे, और इनसे कहना हमारी ड्यूटी है, और इन्हीं से कहेंगे। बिल्कुल। तो ये कहना नहीं, वो जो चलेगा उनकी बात है। अब जो रह भी गए जो हीरोज, उनकी ये दिक्कतें हैं, वो आपस के 2-3 में उन्हीं में गाना गा लेंगे, उन्हीं में पानी पी लेंगे, वो एक दूसरे को एलिगेशन लगाएंगे, तुम फलाने जगह गए थे, तुम उनकी जगह आए थे, तुम इससे नहीं किया, और उन्हीं के ऊपर 4 गाना बना के उसका भी बना के, और ये इस कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं कि हमारा व्यू कम है कि तुम्हारा व्यू कम। जबकि ये व्यूज छोड़ के इनको अभी टाइम था कि 1 महीना 2 महीना बैठ के सिनेमा, समाज और उसके बारे में बातें करना चाहिए।
सिर्फ माइक लेके मैं बार बार बोलता हूँ ये बोल देना कि आप मेरे माई बाप हो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके गोद में कहता हूँ, ये कहावतें हैं, ये सिर्फ लच्छेदार बातें हैं। पता नहीं वो कौन से दर्शक हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। जैसे लोगों से मैंने सुना था, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन अभी बोल रहा हूँ, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन है, अगर चिंटू को हमसे ना मतलब जोड़े, मैं अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो जो लोग ये दावा करते थे कि मुझसे इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री को चला रहा हूँ या हम चला रहे हैं, उन किसी का एक भी कॉल नहीं है, खुद अपने अपने उसमें डेरा में जाके छुप के बैठे हुए। उन्होंने कभी यही बिल्कुल। किसी टेक्नीशियन, किसी एक्टर को नहीं किया, या किसी प्रोड्यूसर, जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से खड़े हुए हैं, उनको किसी को एक कॉल नहीं किया कि साहब इस इंडस्ट्री का उत्तरदायित्व तो हम पर है, हम चला रहे थे इस इंडस्ट्री को, तो आज आपको कुछ जरूरत है रोटी पानी का या ब्रेड बटर का, या दूसरे एक्टरों को जिनको छोटा मानते हैं अपने से, तो कम से कम बड़ा होने के नाते ही कॉल कर देते कि साहब आप लोगों को कुछ सुविधाएं, राशन पानी चाहिए कि नहीं। ये हो सकता है बेगैरतों, राजकुमार राजकुमार सुनिए, राजकुमार ये सारे बेगैरत लोग हैं, इनके अंदर कोई जमीन नहीं है, कोई इंडस्ट्री मिट्टी की पकड़ नहीं है। मैं कह रहा हूं जब मजबूरी हो तो ठीक है बर्तन बजाया जाए, लेकिन जब बर्तन में खाना आ जाए तब तो इत्मीनान से उसको खा सकते हैं ना। बट मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा ये सब्जेक्टिव है ये, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया होगा जो शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या उन्होंने शेयर नहीं किया होगा। ये हो सकता है थोड़ा सब्जेक्टिव है उन्होंने क्यों हमने मेरा। नहीं किया है, नहीं किया। अरे मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं इस इंडस्ट्री का एक पात्र हूँ भाई। जिस इंडस्ट्री के, मान लीजिए मैं अगर कल कहूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का देख रेख करता हूँ, मुझसे इंडस्ट्री और मैं चलाता हूँ, तो क्या मेरी मौलिक ड्यूटी नहीं बनती कि मैं कॉल करूं। एक 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 बहुत अच्छा किसी का क्वेश्चन आया, एक लड़की है जिन्होंने उन्होंने वो फैन है चिंटू की, उन्होंने लिखा है कि मैं चिंटू सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और चिंटू सर के साथ ही फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर वो डिजर्व करती हैं तो वो तो वही जवाब देंगे, लेकिन अगर वो डिजर्व करती हैं, उन्होंने सीखा होगा बाकायदा, तो यहाँ ये इंडस्ट्री तो सबके लिए ओपन है, सब काम कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी एक बहुत खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री की, जो अच्छी बात भी है, वो ये है कि यहाँ कोई भी अपना काम कर सकता है, ना यहाँ कोई किसी को रोकता है और ना यहाँ कोई किसी को पकड़ के ला सकता है। स्वेच्छानुसार लोग आते हैं और जो काम कर लेता है, जो काम करना जानता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसे टैलेंट दिखाना ही, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या मैं अच्छी कर सकती हूँ और मैं लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ या मैं अपने किरदार को बखूबी निभा सकती हूँ, तो वो टैलेंटेड लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। सब किसी का टैलेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको पूरी दुनिया मिलकर भी दबाना चाहे तो बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जो उभर कर किसी न किसी रास्ते वो उभर कर निकल कर आएगा ही आएगा और उन लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। वरना वैसे कई नाम है, कई लोग हैं जो आज लोगों को शायद नहीं पता होता, तो मैं आपको लोगों तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिंटू 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 दो आपकी जी। दो चिंटू आपकी ना, आपकी दो बहुत क्रेजी फैन है, वो कंटिन्यू आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं, जिनका नाम है सुप्रिया और स्वीटी सिंह। वो कब से कुछ बोल रही हैं, उनका नाम लेके आप कुछ बोलिए उनको। उनका सुप्रिया और मैं स्वीटी पूरी बात सिंह। बोलने वाला था कि सुप्रिया जी हाय, कैसी हैं आप, थैंक यू सो मच। और मैं खुद भी बात बोल रहा था कि स्वीटी हम सिंह। लोग स्वीटी, हाँ स्वीटी सिंह जी कैसे हैं आप। मैं हाँ वही मैं करके आ रहा था सब पर, और भी कई लोग हैं हाँ कि हम लोग काफी सीरियस मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि कई सारे लोगों की बातें, कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे कैसे हैं भाई आप। सबको बहुत बहुत नमस्कार, हाय 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 द्विवेदी जी, हाय उमा, कैसी हैं आप सभी। मैं सबको सबसे पहले तो सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी ज़्यादा प्यार देते हैं। लव सब फ्रॉम हिमाचल, थैंक यू सो मच रंजीत चौधरी जी, हेलो उमा जी, सुबह थैंक यू सो मच उमा जी, हेलो 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 पूजा राजपूत जी, चंद्रानी मुखर्जी जी, हेलो कप्तान चिंटू एक चिंटू चिंटू जी
एक किसी ने आपकी जो फिल्मों में शायरी होती है ना, जो शायरी बोलने का अंदाज होता है, हर फिल्मों में एक शायरी होती है, तो किसी एक फ्रेंड ने, मैं नाम मैं मिस कर गया, तो उन्होंने बोला कि एक शायरी हो जाए आपकी। हाँ, एक शायरी है, वो मेरी बहुत कुछ फेवरेट्स में से है। मेरी फिल्म थी जीना तेरी गली, काफी पुरानी है, 2013 में आई थी शायरी। बहुत अच्छी शायरी है, वो सब पर लागू होती है, वो सिर्फ हाँ। आशिक के लिए नहीं बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी लागू होता है कि शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, मानते हैं कि दिल आपका अपना है, पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो। इस वक्त सभी को प्यार बांटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार बांटिए, खुश रहिए, एक साथ रहिए। ये जो द्वेष है आपस में, जो इल्ज़ामात हैं, जो ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप, जैसा कि आप जो इस मस्ती को मैं अपने इंडस्ट्री में भी डालूंगा कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग, अगर कुछ लोग देख भी रहे हो, जो लोग, तो उन लोगों से भी ये विनम्रतापूर्वक ये दरख्वास्त है, मैं सबसे छोटा सदस्य हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आप सभी से कि हमें, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी को हमें ऊपर लेके जाना है। तो ये आपसी द्वेष, आपसी आपसी कि वो केकरा के ले गए तो केकरा के हो गए, पाकिस्तान की तरह नहीं, ये सब हिंदुस्तान मंदिर तक जा रहा है और पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान में लगा हुआ है। हिंदुस्तान में अंदर घुसने में तरीके में लगा। तो ये हमारे आपस के मतलब अंदर कैसे किसके कम हो जाए, किसके ज्यादा हो, उसमें नहीं लगना है, फिल्म को ग्रोन देना है, इसको बड़ा करना है। बिल्कुल गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। इसके व्यूज काटो, उसके व्यूज काटो, इसका कम हो, मेरा, अरे ये सबसे अच्छा है। अच्छा, व्यूज से मुझे याद है, जो यूट्यूब व्यू की बात हो रही है, ये इंडस्ट्री सही मायनों में जो जो चलन शुरू हुआ, जो मनोज जी से जो शुरू हुआ था, उसके पहले इंडस्ट्री थी, लेकिन जो मनोज जी से जो शुरू हुआ, वो एक सिंगर की इंडस्ट्री बनती गई। मनोज जी, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, एक एक लोग जो आए, वो रितेश, कल्लू, जो लोग भी आए, वो सिंगरों की इंडस्ट्री बनती गई। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट था कि जो नॉन सिंगर अगर आके हिट हो जाए, नॉन सिंगर जिसकी फिल्में चलने लगे, नॉन सिंगर जिसको जान, नहीं तो नॉन सिंगर को भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिलना बहुत मुश्किल होती थी। जब से मनोज तिवारी ने, तो वो क्या इस वजह से मिला कि आप राजकुमार जी के बेटे हैं या और कोई? ये मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। अब इस, देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं भी आज तक मैं खुद भी क्लियर नहीं कि इतना प्यार क्यों मिला। लेकिन चूंकि मेरे लिए ये सच्चाई है कि बहुत कठिन रहा है। मेरे पिता ने मुझे लॉन्च किया इतने बड़े पैमाने पर, भव्यता के साथ, इतने बड़े पैकेज के साथ, इतनी बड़ी फिल्म के साथ, इतना बड़ा बजट के साथ लॉन्च हुआ, लोगों ने प्यार दिया, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ सभी का। और चूंकि मुझे तो मेरे पिता के रूप में, मेरे फादर, गॉडफादर, टीचर, गाइड, सब कुछ मेरे पिता के रूप में मिल गई है, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि टैलेंटेड जो भी टैलेंट होगा, अब तक जितने भी लोग आए भोजपुरी में जो पहले भी थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है और कुछ लोगों को प्रभावित भी कर सकती है। अगर आपने अच्छा काम किया हो, अगर आपने अच्छा चीज़, अगर लोगों का दिल तक पहुंचे ना यार, आप भले आप किसी भी आप फील्ड में, आपको किसी, जैसे कि एक्टिंग के कई रस, 9 रस हैं एक्टिंग के, वो 9 रस जरूरी नहीं कि आपको 9 के 9 रस आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उस 9 रस के अलावा कोई भी एक ऐसी चीज होगी ना, जो किसी भी दर्शक के, आपको जो देख रहा हो, उसके आप यहाँ छू जाओ, तो आप पसंद आओगे यार। चाहे आप चाहे बहुत अच्छे ना दिखते हो, चाहे आप उन, जो एक ट्रेंड चल रहा हो एक्टिंग का कि हम ये एक्टिंग का ट्रेंड चल रहा है इस इंडस्ट्री में, आप भले वो एक्टिंग ना करें, आप दूसरा एक्टिंग कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने से इतना रखता है कि आप सामने वाले के इमोशंस को, आप अपने इमोशंस को, जो आपको देख रहा है, उसकी इमोशन से आप छू पाए, उस तक पहुंच पाए कि नहीं, उसके जज्बातों को, अपनी जज्बातों को उसकी जज्बातों तक पहुंचा पाए कि नहीं, बस यही मायने रखता है।
वही एक्टिंग बिल्कुल। और कुछ नहीं, और दूसरी बात शक्लें ये बनाना। है, नहीं दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया है, जो सिंगर्स आए और हीरो में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने सिर्फ सिंगिंग की बदौलत यहाँ तक नहीं पहुंचे। हाँ, सिंगिंग उनका एक बेस था, लेकिन अगर दिनेश राज यादव निरहुआ या दूसरे एक्टर का अगर बात इन सभी करेंगे ने बहुत मेहनत की। या मनोज तिवारी या मनोज जी को भी देखेंगे तो ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर मैं एक बात बोलूँ तो सभी। हमारे भोजपुरी का जो मिट्टी की जो बात है, जो जैसे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज हमारे लोग क्यों देखते हैं? रीजनल लैंग्वेज देखते इसलिए कि उसमें हमारी हमारी अपनी बात होगी, हमारी हमारी बातें होगी, देसीपन होगा, या हमारी मिट्टी की बातें होगी, हमारे संस्कारों की बात होगी, हमारे कल्चर की चीजें देखेंगे। तो जितने भी हमारे महान जो लीजेंडरी हमारे कलाकार हैं, जो जैसे मनोज तिवारी जी आज इतनी अच्छी जगह पर है, रवि किशन जी, देखिए रवि किशन जी वो बिल्कुल सिंगर बिल्कुल। नहीं है, वो नॉन सिंगर है और वहाँ उन्होंने अपने वो तो एक्टिंग के दम पर उन्होंने अपने वो जो परचम जो लहराया है कि आज वो इतने बड़े नेता के रूप में वो आज हमारे दर्शकों के बीच वो खड़े हैं। और जब भी कहीं भोजपुरी का नाम आता है तो इन दो व्यक्तित्वों का नाम जरूर आता है, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी। बिल्कुल। दिनेश लाल यादव जी को तो हमने खुद देखा है, मेरा तो बचपन गुजरा है, बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत अपने अपने एक्टिंग स्किल्स को उन्होंने बहुत निखारा है। तो सभी ने ऐसा नहीं है, सब सिंगिंग उनका हथियार रहा है, मैं बोलूँगा कि सिंगिंग उनका अपना हथियार रहा है, लेकिन उस हथियार के चलाना कैसे है, उसके साथ अपने आप को कैसे ढालना है इस मिश्रण में, तो सबने बहुत मेहनत की है। और इवन स्टेज पर जब वो खड़े होते हैं, मैंने देखे हैं सबके शोज लगभग, दर्शकों को बहुत एंटरटेन वो बहुत एंटरटेन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल। चाहे वो पवन हो, खेसारी हो, दिनेश राव हो, कोई जो भी शायद हिंदी वाले एक्टर का नहीं तो होता एक्टर वो चूंकि एक्टिंग किए, मैं चीज जो बोलना चाह रहा था कि एक्टिंग किए तो वो आगे चल पाए, वरना जो हीरो नहीं हुए, जो एक्टर नहीं है, ऐसे बहुत सिंगर हैं जो लुप्त भी हो गए हैं, बहुत बहुत सारे नाम सिंगर, सही हो बात गए है। हैं। जो इनसे ज्यादा जिन्होंने नाम भी कमाए थे और इनसे ज्यादा लोग गाने गाते तो थे आज आज भाई तक। इनके कैरियर में एक्टिंग का बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल। प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का योगदान है। लेकिन मैंने एक चीज ये देखी कि अब जो सिंगर आ रहे हैं, जो डिजिटल के जमाने में जो सिंगर आ रहे हैं, वो सिंगर एक्टर नहीं बन पा रहे हैं। जिस समय फिजिकल, जिस समय कैसेट डीवीडी जो बिकते थे, वो जो सिंगर थे वही सिंगर आज एस्टैब्लिश हैं, वही सिंगर अच्छे उसका एक्टर भी सबसे हैं, बड़ा वही कारण सिंगर। संदीप जी आपने बहुत अच्छी बात बोली, उसका हाँ सबसे बड़ा कारण यही है कि हाँ हुआ क्या कि गलत फहमी हो गई और कुछ नहीं। जो डिजिटल वाला मामला है ना, ये डिजिटलिटी के साथ अपने साथ साथ ये गलत फहमी भी लेकर आया। लोगों को ये लगा कि हम गाना गा रहे हैं तो गाना गाने से हीरो बन जाना, हम गाना गा के हम तुरंत हीरो बन जाएंगे। उनका उद्देश्य ये है कि हमको गायक बनना, उनका उद्देश्य पहले दिन से रहा है कि हमें हीरो बनना है, हमें गायक नहीं बनना है। लेकिन जैसा कि आपने जो कहा, जो सीडी के टाइम के जो सिंगर्स थे या जो पहले के जो सिंगर्स थे, हाँ, जो फिजिकल जिस समय बिकता था, जितने भी लोग, इन लोगों ने ये पहला इनके जो इनके दिमाग में था, जो जहन में था, वो गायक था। हाँ, हीरो बनाया गया, इनको बनाया गया, प्रोड्यूसर्स ने बनाया, डायरेक्टर्स ने बनाया, प्रोड्यूसर्स इनको लेकर आए वहां से, डायरेक्टर्स ने उन्हें आकार दिया, उन्हें स्टाइल दिया, उन्हें रूप दिया, उन्हें एक्टिंग स्किल्स दिया, तो डायरेक्टर की ये खूबियां। तो ये लेकिन जो अभी के जो सिंगर्स, जितने भी सिंगर्स आए हैं, ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है, मतलब चूंकि सीनियर हूँ सभी से, तो मैं बोल सकता हूँ ये बात कि ये लोग एक गलत फहमी लेकर आए हैं और कोई बात नहीं। जिस दिन इनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि हम सिर्फ अपने एक्टिंग की बदौलत हम यहाँ पर अपना नाम कमा लेंगे या हम एक ऊंचे स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दर्शक भी बहुत स्मार्ट है और उनको समझ है। सारे दर्शक एक जैसे नहीं है, जैसे पांचों उंगली नहीं होते, सारे दर्शक एक जैसे नहीं। कुछ लोग बहकावे में चले भी जाते हैं, लेकिन वो बहकावे भी कुछ ही दिन का होता है। ये मैंने देखा, बहकावा कुछ दिन का होता है। जब वो नशा उतरता है, जब वो पर्दा हटता है, तो लोगों को जो वास्तविकता पता चलता है, जो सच्चाई पता चलता है, तो लोग खुद भी उससे